ले रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन जो प्लेनेट है उसकी जगह अगर अर्थ ले लें तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू √2/8 टाइम्स 365 डेज और √2/8 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो है वो है 365 डेज। ये प्रूफ करना है। तो आप ऐसा एक डायग्राम लेके सर्कुलर पाथ बना के इसको सॉल्व करिए। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि ऐसा प्रूफ करना है। ऐसा समझिए, दिस इज द सर्कुलर ऑर्बिट और ये सन का पोजीशन है और अर्थ किसी इंस्टेंट पे एनी प्लेनेट लाइक अर्थ इज हियर। अर्थ का मास स्मॉल एम मान ले रहे हैं, सन का मास कैपिटल एम मान रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको आर मान रहे हैं। दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर मान लिया। ये इनिशियल कंडीशन है। नाउ इफ अर्थ इज सडनली स्टॉप्ड, पहले तो अर्थ इनिशियली इट इज रिवॉल्विंग, तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 2 pi under root gm, where m is mass of sun and r to the power 3/2. ये इक्वेशन 1 हो। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ फॉर रोटेशन अराउंड सन। जो ये वैल्यू है 365 डेज, इसी की वैल्यू है 365 डेज। अब अगर अर्थ को यहाँ स्टॉप करके छोड़ दें, देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द सन। कुछ समय के बाद अर्थ जो है यहाँ पहुंच जाएगी गिरते हुए। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे इन दैट केस, मोमेंटरली रोक दिया गया है और छोड़ दिया गया है। नाउ इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, तो आफ्टर सम टाइम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो गया x और अर्थ की स्पीड हो गई v। दिस इज द स्पीड ऑफ v आफ्टर सर्टेन टाइम। मान लीजिए t = 0 पे अर्थ को रोक के छोड़ दिया गया है। नाउ इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द सन। तो सन को स्ट्राइक करने में या अर्थ को सन में गिरने के लिए इतना टाइम लगेगा, ये प्रूफ करना। तो इक्वेशन पहले बनाएंगे हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं या लॉज ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाया जाए तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अर्थ का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Gmm/r। दिस इज इनिशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बाद में जब यहाँ और सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -Gmm/x। ये एक्सप्रेशन सभी लोग ध्यान दीजिए, स्मॉल m कैंसिल, तो यहां से आ रहा है v² = 2Gm/x। ये इधर आ जाएगा 2Gm/x - 2Gm/r, ऐसा आ गया। So v is equal to √2Gm and root over r minus x divided by rx। तो ऐसा लिख सकते हैं कि v equals √2Gm by small r and r minus x upon x, ऐसा लिख सकते हैं। और v को लिखेंगे हम लोग को, चूंकि यहां से यहां गिरने का टाइम चाहिए, तो v को लिख देंगे dv/dt। इसके बाद इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन
ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये एक्स है, तीनों अननोन, वी टी एंड एक्स, तीन वेरिएबल है। dx by dt। हाँ, ये dv by dt नहीं है। वेलोसिटी को तो हम लोग लिख सकते हैं dx by dt, we can write it as dx by dt, dv by dt को गलती से लिख दिया, तो ये तो dx by dt हो गया। अब आसानी से इंटीग्रेट, आसानी से इक्वेशन फ्रेम हो गया। इसको अब लिख सकते हैं हम लोग dx अपॉन, ये इधर आ जाएगा, अंडर रूट r माइनस एक्स बाई एक्स, dx upon this is equal to root over 2gm by r and dt। अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ t इक्वल 0 लिखेंगे जहां से स्टार्ट हुआ, और यहाँ स्ट्राइक करने का टाइम t लिखेंगे। जब t इक्वल 0 था तो अर्थ यहाँ पे थी, उस समय x का वैल्यू r हो जाएगा, x इक्वल टू r, और जब सन से आके टकरा जाएगी तो x की वैल्यू 0। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल देंगे, और फाइनली यहाँ भी जीएम है, सब कुछ है, यहाँ भी आर है, जीएम है, सब कुछ। जो एक्सप्रेशन आएगा टाइम का, इसके साथ दोनों को डिवाइड कर दें, जो फाइनल आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको इंटीग्रेट करके जो टाइम का एक्सप्रेशन आएगा वो इक्वेशन 3। इस टाइम को और जो यहाँ टाइम है, दोनों को डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व। अल्टरनेट अप्रोच ये भी हो सकता है कि नेट फोर्स ऑन द अर्थ इज फोर्स F इक्वल्स gmm by x square, that is mass into acceleration, m into dv by dt। यहाँ से m कैंसिल, एक्सेलरेशन निकला। यहाँ हम लोग एक स्टेप आगे चले गए, एक्सेलरेशन निकल गया, और एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी निकालेंगे ऐसा, और फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तब टाइम निकलेगा। तो ये और भी ज्यादा लेंथ। अगर हम लोग केपलर्स लॉ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा एजम्पशन ले सकते हैं कि अर्थ को रोक के छोड़ देने पे एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में गिरेगी, मगर एकदम फ्लैट एलिप्स एक मान सकते हैं, जिसका कि सेमी माइनर एक्सिस जो है, ये वाला थिकनेस जो है, ये जो गैप है, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। तो इससे क्या होगा कि हम लोग ये एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे, टाइम पीरियड वाला एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, अगर इलिप्टिकल पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होता है 2 पाई बाई रूट ओवर जीएम, और यहाँ सेमी मेजर एक्सिस टू द पावर 3/2 होगा। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर ये जंक्शन लेके सॉल्व किया जाए, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 लाइंस ओनली। देखिए, सेमी मेजर एक्सिस ये है, r इक्वल्स टू a हो, यानी कि a की जगह हम लोग डालेंगे r/2। सो अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ, एक्चुअल में अर्थ तो सर्कुलर पाथ में जा रही है ऐसे, एक्चुअल में तो अर्थ इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज दिस मच। अब अगर हम लोग एजम्पशन ले लें कि अर्थ को रोक के छोड़ दिया गया है, देन इट इज फॉलोइंग अ फ्लैट एलिप्स विथ वेरी स्मॉल सेमी माइनर एक्सिस। तो अब जो है इसका एक रोटेशन, अगर ऐसा एलिप्टिकल पाथ में अर्थ चले तो यहाँ से यहाँ आके यहाँ जाने का टाइम इतना है, तो टाइम ऑफ फॉल जो होगा, यानी यहाँ से आने का टाइम जो होगा, टाइम पीरियड का आधा t/2। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग टाइम ऑफ फॉल ऑफ द अर्थ ऑन टू द सरफेस ऑफ सन, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, t/2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई रूट ओवर जीएम, 2 इज कैंसिल, पाई बाई रूट ओवर जीएम, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई रूट ओवर जीएम, और a की जगह ये ले लेंगे r/2 to the power 3/2। ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ डिवाइडिंग दिस टू एक्सप्रेशंस, TE अपॉन टाइम ऑफ फॉल,
ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम ऑफ फॉल बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, पाई एंड रूट ओवर जीएम कैंसिल एंड आर इज ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 टू द पावर 3/2, पाई रूट जीएम आर सब कैंसिल, सिर्फ 1/2 बच गया। यहाँ है, यहाँ बचेगा 2, ओनली 2 बचे, बाकी सारा कैंसिल। तो ये हो गया 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/8 अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और 1/2 रहेगा ये, सो इट इज 1/2 रूट 8। तो टाइम पीरियड ऑफ फॉल जो हो जाएगा so time period of fall is time period of earth by 2 root 8, कितना आ गया? √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रूट 8 इंटू √2, तो होगा क्या? √2 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ जाएगा, ये 16 तो 4 बार आ गया ऐसा। सो जो प्रूव करना था वो प्रूव, √2/8 इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंडीशन क्या था? कंडीशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन होना चाहिए, और नियरली स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, मोशन ऑफ द बॉडी शुड बी नियरली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये 2 कंडीशन था। दूसरा, इसके अलावा एक कंडीशन और, ये तो हुआ समझने की बात। मैथमेटिकली एसएचएम के लिए 2 कंडीशन होती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, कोई भी एसएचएम रीस्टोरिंग फोर्स, ताकि बॉडी बार बार एक पॉइंट की तरफ लौट के वापस आए। और दूसरा, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स, एक तो एक उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों चीजों को आप समझिए, यहाँ 2 पॉइंट मैंने लिखा है, 2 पॉइंट यहाँ लिखा है। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट हुआ, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट हुआ, इसी से हम लोग का इक्वेशन डेराइव होगा। हर एक चैप्टर में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं कोई इवेंट का, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं और फार्मूला तैयार करते हैं। मान लिया जाए कि एक पेंडुलम है, ये आइडियल स्ट्रिंग है, और इसके साथ ये छोटा सा मास लगा हुआ है, जहां से इसको हैंग करते हैं, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये स्ट्रिंग का लेंथ एल और इसका मास एम। तो किसी इंस्टेंट पे आप इसको थीटा एंगल पे लाके छोड़ देंगे, नाउ इट विल बी ऑसिलेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एंड एंगल कम होने से वी कैन एज्यूम इट मोशन टू बी नियरली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। उसके लिए थीटा छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होना चाहिए।
तो हम लोग नियरली इसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसा मान सकते हैं कि इस पे जा रहा है, किसी लाइन के अलॉन्ग ये आ रहा है और जा रहा है। किसी इंस्टेंट पे पेंडुलम यहाँ पे, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। फोर्सेस देखिए, एक तो फोर्स होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, दूसरा फोर्स mg, एंड इट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। किसी न किसी समय पेंडुलम यहाँ भी आए, इस जगह पे भी, अभी यहाँ पे है, बाद में यहाँ भी आएगा। अभी देखा जाए तो mg का जो कंपोनेंट्स होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट mg का इधर आएगा, ये mg sin थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो यू कैन से कि ये जो mg sin थीटा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वर्टिकल लाइन जो है। पेंडुलम के लिए ये पोजीशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसका दूसरा नाम है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका तीसरा नाम है फोर्स फ्री पोजीशन। ऐसा पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्स फ्री पोजीशन। इसी पोजीशन का तीन नाम है। मीन पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, फोर्स फ्री पोजीशन भी कहते हैं। यानी कि इस जगह पे नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी 0। इस जगह पे ये जो टेंशन है टी और नीचे की तरफ जो वेट है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इफ टी इज इक्वल टू mg, फोर्स नहीं लगे। लेकिन वही चीज जब यहाँ है तो आप देखिए mg sin थीटा एक कंपोनेंट जो है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस पेंडुलम को यहाँ लाने का प्रयास करती है। जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, हमेशा वहां आने का प्रयास होता है। कुछ समय के बाद पेंडुलम इधर आ जाएगा, यहाँ से जाते हुए ऐसे इस तरह के पाथ पे यहाँ आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी टेंशन टी और वेट mg इधर जब लगेगा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे mg sin थीटा इधर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, mg sin थीटा। यही रीस्टोरिंग फोर्स होता है, यही mg sin थीटा जो है, यही रीस्टोरिंग फोर्स, इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन की तरफ ले जाने का प्रयास करे, ऐसे फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आप देखिए, ये mg sin थीटा पेंडुलम को मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा है, ये mg sin थीटा ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता। दूसरा, आप देखिए पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ है राइट साइड, और फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, यानी रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट। और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ही होता है कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। राइट साइड में पेंडुलम है, फिर भी रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है पेंडुलम का, रीस्टोरिंग फोर्स राइट साइड में लग रहा है। यानी रीस्टोरिंग फोर्स का कंटिन्यूअस टेंडेंसी रहता है कि पेंडुलम को मीन पोजीशन पे लेके जाए, बिना इसके SHM संभव नहीं। सब लोगों को बात समझ में आ गई? समझ आ गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग इससे बना सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज x, ये डिस्टेंस x है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये x। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन नेट फोर्स अगर बोलेंगे, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। ऐसा क्यों? इसको समझिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ही होता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और नेट फोर्स का मतलब हुआ
जैसे ये ब्लॉक है, ऐसे फोर्स लग रही है इधर, या मान लीजिए कि मोशन हो रहा है आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे और फोर्स लग रहा है पीछे, तो आप ऐसा लिखते हो माइनस है, तो ये एक्चुअली में नेट फोर्स होता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आगे है और नेट फोर्स mg sin थीटा, जो उसको वापस लाने वाला फोर्स है, वो पीछे लग रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट पीछे है और फोर्स आगे लग रहा है, यानी नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा रिवर्स रिलेशन रहेगा, अपोजिट रिलेशन रहेगा। यही नहीं, इवन स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसा ही होता है। देख, मीन पोजीशन से ब्लॉक चला गया आगे, यानी स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग हो चुका है। स्प्रिंग की लंबाई ओरिजिनल L0 है, नेचुरल लेंथ, अभी स्ट्रेच हो चुका है L0 प्लस x, तो स्प्रिंग जो है फोर्स लगाता है उल्टा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है और फोर्स पीछे लग रहा है, यानी नेट फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। एसएचएम में हमेशा ऐसा ही मिलेगा। रिस्टोरिंग फोर्स में निगेटिव टर्म ऑलरेडी है मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्शन। नेट फोर्स का मतलब होता है अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी उधर लग रहा है तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स उल्टा लग रहा है तो माइनस साइन डालना होगा। इस एक्सप्रेशन से चलें तो एफ नेट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, एफ नेट इक्वल्स माइनस के टाइम्स एक्स। इस के को स्प्रिंग कांस्टेंट आप नहीं समझिए, दिस इज सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो नेट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन डीवी बाई डी जो हो गया, और वी कैन से d2x by dt square, that is minus k by m into x। ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। कहीं भी दिक्कत आने से बीच में पूछ सकते हैं आप लोग। अब k इज अ कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द पार्टिकल, इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, इसको छोटे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली इट इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू x, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज k अपॉन m, यानी कि k by m इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ। ये जो इक्वेशन है इसी को कहा जाता है बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएन। इसमें x क्या बता रहा है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो है x। यही इसका बेसिक इक्वेशन है। y एक्सिस के लॉन्ग अगर एसएचएम हो रहा हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, z एक्सिस के लॉन्ग है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। जनरल इक्वेशन इसका कैसा होगा देखिए, सपोज ओरिजिन यहाँ पे है और पेंडुलम का जो सस्पेंशन पॉइंट है वो यहाँ है। पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, पेंडुलम इज नॉट हैंगिंग फ्रॉम एट द ओरिजिन, इट इज समवेयर एल्स। इस डिस्टेंस को x0 मान लीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पीओएस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। किसी इंस्टेंट पे पेंडुलम का पोजीशन x मान लीजिए, ये जो पेंडुलम का पोजीशन, और ये मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन मेन पोजीशन को बता रहा है। देखिए पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है,
ओरिजिन से x नॉट डिस्टेंस, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन पेंडुलम किसी मोमेंट पे ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, तो मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x माइनस x नॉट. Displacement of the pendulum is x minus x naught from the mean position, जैसा कि दिख रहा है. तो अब इसका जो एक्सेलरेशन लिखेंगे dv by dt इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब ये x की जगह पे होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है x माइनस x नॉट. तो यही जनरलाइज्ड फॉर्म हो, जनरल इक्वेशन. तो कोई भी पार्टिकल का मोशन अगर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, तब हम लोग बोल सकते हैं कि SHM है, SHM का इक्वेशन है. सपोज एग्जांपल लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सपोज किसी पार्टिकल का मोशन इस तरीके से है, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल्स, और हम लोग को ये चेक करना है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग SHM ऑफ द पार्टिकल और नॉट. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM or it is not performing SHM, we have to verify. तो आइदर एक्सप्रेशन x को दो बार डिफरेंशिएट करके देखें, या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में आ जाए, या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट के फॉर्म में आ जाए. दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि SHM का एक्सप्रेशन है, अदरवाइज बोलेंगे SHM का एक्सप्रेशन नहीं. तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना. टू प्रूव SHM वी शुड गेट एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन फर्स्ट. एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें. तो इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी ऑफ cos 2t होल स्क्वायर. सबको डिफरेंशिएट करने आता ही होगा. cos 2t होल स्क्वायर d ऑफ cos 2t d dt ऑफ cos 2t. तो dx by dt की वैल्यू आ जाएगी, cos 2t को अगर आप y मान लें तो d dy ऑफ y स्क्वायर है, तो 2y हो जाएगा. 2 और y की जगह हो जाएगा cos 2t, और इसका वैल्यू हो जाएगा -2 sin 2t. सो इट इज -2 इंटू 2 sin 2t इंटू cos 2t हो जाता है sin 4t. ऐसा लिख देंगे तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी. sin 4t 2 sin 2t इंटू cos 2t sin 4t. ये हुआ dx by dt, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ t. अब एक्सेलरेशन चाहिए तो d2x by dt स्क्वायर, दिस इज dv by dt. तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d dt ऑफ sin 4t. तो ये आ गया एक्सेलरेशन इक्वल्स -4 cos 4t. -4 अलग कर लेते हैं, cos 4t को लिख सकते हैं. आप लोगों को ये रिजल्ट पता होगा, तो ये सब रिजल्ट मालूम होना चाहिए. देखिए 1 प्लस cos 2t 2 cos स्क्वायर टी होता है. 1 प्लस cos 4t है, तो इट इज 2 cos स्क्वायर 2t. हम लोग के पास यहाँ पे cos 4t, तो cos 4t from this expression can be changed to 2 cos square 2t minus 1. ऐसा कर सकते 2 cos स्क्वायर 2t minus 1 उस एक्सप्रेशन से. और cos स्क्वायर 2t जो है x, cos स्क्वायर 2t को x में बदल देंगे, तो अब एक्सप्रेशन आ जाएगा. जब तक उसमें वापस चेंज नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा. ऐसे सिर्फ एक्सप्रेशन देख के कुछ पता नहीं चलेगा कि इससे चिंता है. -4
और 2 cos स्क्वायर 2t देखिए x था, तो 2x माइनस 1। इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा ये एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इट इज -8 x माइनस 1/2 ऐसा है। नाउ compare this expression with dv by dt equals minus omega square x minus x naught. Compare these two expressions. 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर है, x की जगह पे x है और x नॉट की जगह 1/2 दिख रहा है। तो अभी जो आंसर आ गया था, अभी जो आंसर आया ऐसा dv by dt equals minus 8 into x minus half, और जनरल इक्वेशन जो था ऐसा था माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट की जगह पे हाफ आ रहा है, अगर ऐसा यूनिट में है वैल्यू तो हाफ मीटर। दैट इज वाई x equals cos square 2t. This represents equation of SHM. इसलिए ये इक्वेशन जो दिया हुआ था दिस इज रिप्रेजेंटिंग SHM, ऐसा हम लोग अब बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा है x इक्वल्स e to the power 2t, ऐसा दिया है the position of a particle is varying with time as x equals e raised to 2t. इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, dx by dt करेंगे तो 2 into e raised to 2t हो जाएगा। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे यानी कि v dv by dt करेंगे तो ये हो जाएगा 4 into e raised to 2t, और e raised to 2t इज x, तो dv by dt आ गया 4 into x प्लस 4 into x प्लस ओमेगा स्क्वायर x के फॉर्म में। नाउ कंपेयर इट विथ दिस एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो ओमेगा स्क्वायर x के जैसा तो ये है मगर माइनस साइन इज नॉट कम, इसीलिए देयरफॉर SHM नॉट पॉसिबल। इसलिए ये एक्सप्रेशन SHM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इवन इफ माइनस साइन इज नॉट देयर SHM नहीं होगा। कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट के फॉर्म में आना चाहिए। SHM का इक्वेशन है ये, SHM परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, लेकिन इसमें एक समस्या क्या आएगी देखिए, dx by dt करते हैं तो ये आ गया माइनस 2 into e raised to 2t, सिर्फ ये 2 वाला फैक्टर आ गया, ये वेलोसिटी होगी। अब अगर आइसोलेशन कैलकुलेट करते हैं तो -2 तो था ही, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 2 एक और आ जाएगा e raised to 2t, सो इट इज -4 into e raised to 2t, लेकिन -e raised to 2t इज x, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है ये आ रहा है प्लस आ गया फिर से 4 into e raised to 2t, 4 into x, फिर से ऐसा ही आ गया देख, क्योंकि माइनस e raised to 2t माइनस e raised to 2t इज x, therefore again SHM not possible। तो इस तरह का धोखा हो सकता है, आपको लगेगा माइनस साइन देख के कि नहीं माइनस मेगा स्क्वायर एक्स तो आना ही है, लेकिन नहीं भी आएगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
एक फुल रोटेशन में जो टाइम लगता है, इस तरह का समझिए। यहाँ से पेंडुलम में स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन होते हुए यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया। इस पूरे टाइम को हम लोग टाइम पीरियड करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने। एक साइकिल का एंगुलर मतलब होता है, एंगल के टर्म्स में इट इज 2 पाई रेडियन, एक साइकिल कंप्लीट होना। अर्थ जैसे सन का चक्कर काटती है तो एक साइकिल कंप्लीट होने में 365 डेज लगता है। तो 365 डेज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अर्थ हुआ अराउंड द सन, और एंगल कितना कवर किया, तो 2 पाई रेडियन। एक साल में अर्थ जो है 360 डिग्री एंगल सन का चक्कर काट के पूरा करती है। इसलिए एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। वन ऑसिलेशन का मतलब हुआ इट इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन, it is equivalent to 1 cycle of oscillation। तो ओमेगा देखिए क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। तो टाइम पीरियड का मतलब हुआ टी, और एंगल कितना कवर किया, 2 पाई रेडियन। इसलिए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, और टी इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम लोग बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करें। वी नो dv by dt इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से टाइम के साथ वेरी करता है या पोजीशन के साथ वेरी करता है। देखिए फिर अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और एक्स भी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ 3 वेरिएबल है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dv by dt को लिख सकते हैं v dv by dx, that is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फर्दर इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ इक्वेशन आ रहा है v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c का वैल्यू कैसे पता लगेगा, यहाँ देखिए। सपोज ये पेंडुलम है, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑन दिस ट्रैक। यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है किसी इंस्टेंट, और ये एंगल थीटा है। इन पेंडुलम जो है यहाँ तक जाके रुकती है, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे तो वेलोसिटी v, यहाँ पहुंच के उसकी वेलोसिटी v डैश 0 हो जाती है, यानी मीन पोजीशन से ज्यादा इतना दूर जा रहा है। इसको a से डिनोट करते हैं। a को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन और एसएचएम। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, maximum displacement of particle from its mean position। एम्पलीट्यूड का मतलब कि मीन पोजीशन से ज्यादा कितनी दूरी पे जाके पार्टिकल रुक सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। यानी जब मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब इधर आएगा वापस, यहाँ भी वेलोसिटी 0, जब ये डिस्टेंस a के बराबर हो जाए। तो दोनों साइड जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम जाती है या स्प्रिंग मास सिस्टम में मास जाता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, उसका मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसके मदद से सी निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा। देखिए कि व्हेन x इक्वल्स a v बिकम 0, ये प्लस माइनस ए ले सकते हैं।
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ आएगा तो माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस, दोनों ही केस में वेलोसिटी जीरो। तो जीरो इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ सी का वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अब वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे देखिए, अब c का वैल्यू वापस यहाँ डाल दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। सो वी स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। Therefore v is omega under root a स्क्वायर माइनस एक्स। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी x के टर्म्स में ये है, t के रेस्पेक्ट में अलग इक्वेशन आएगा, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन x इज जीरो, x जीरो करेंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि जब पेंडुलम अपने मेन पोजीशन से पास करता है, ये सर्कुलर मोशन में भी आप पढ़ चुके हैं कि जब मेन पोजीशन से पास करता है इधर या इधर, उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है ओमेगा इंटू ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी राइट साइड में जा रहा है तो ओमेगा है, और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो माइनस ओमेगा लिखें। इसलिए इन जनरल मैक्सिमम वेलोसिटी होगी प्लस माइनस ओमेगा। प्लस माइनस यहाँ मैंने लगा दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस माइनस ओमेगा ए। मैग्नीट्यूड ओमेगा इंटू ए ही रहेगा, लेकिन राइट साइड में जब मूव करेगी तो प्लस ओमेगा है, और लेफ्ट साइड में मूव करेगी तो माइनस ओमेगा है। व्हेनेवर पेंडुलम क्रॉसेज इट्स मीन पोजीशन, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, जीरो होती है। माइनस ए पे रहे या प्लस ए पे रहे, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। व्हेन x इक्वल्स प्लस माइनस ए, देखिए कुछ भी डालिए वेलोसिटी जीरो आएगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम पार्टिकल बिकम्स जीरो।